क्रेटा सेल्टॉस, टाइगुन कुशाक, एस्टर, एलिवेट, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवीज की कोई कमी नहीं है। तो फिर ये C3 एयरक्रॉस आपको ऐसा एक्स्ट्रा क्या दे सकती है जो बाकी गाड़ियां नहीं दे रही हैं? वेल, बहुत कुछ नहीं, वेट, बहुत कुछ कम। समझाता हूं। ये एसयूवी आपका दिल फैंसी फीचर्स, अपॉल्स्ट्री, सॉफ्ट टच मटेरियल्स या पावर ट्रेन से जीतने की कोशिश नहीं कर रही है। इनफैक्ट उन सभी मामलों में ये गाड़ी बड़ी ही सिंपल है। ये आपका दिल जीतने की कोशिश कर रही है अपनी टफनेस, कंफर्ट, सिंप्लिसिटी और वैल्यू फॉर मनी से। तो क्या ये गाड़ी वो काम कर पाती है और क्या आपको इस पे ध्यान देना चाहिए? चलिए आज साथ मिलकर पता लगाते हैं इस रिव्यू में। C3 एयरक्रॉस वाकई में ही एक बड़ी हैंडसम एसयूवी है। इसमें वो सारे ट्रेड्स आ जाते हैं जो आप एक एसयूवी से एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि ये फ्रंट का जो ग्रिल है इसको भी पूरा लेयर्स में डिजाइन किया गया है, काफी मस्कुलर लगता है। साइड में अगर आप देखें तो ये व्हील आर्चेस फ्रंट और रियर दोनों को फ्लेयर आउट किया गया है। गाड़ी के चारों तरफ आपको ये क्लैडिंग मिल जाती है, ऊपर रूफ रेल्स हाइट को थोड़ा ऊपर दिखाने के लिए, और फाइनली पीछे से भी इसके डिजाइन में कोई भी मसल की कमी नहीं है। जो साइड है उसको अच्छे से फ्लेयर किया गया है, इन टेल लैंप्स को भी बाहर निकाला गया है और पीछे से भी ये गाड़ी काफी मस्कुलर लगती है। तो जहां तक एसयूवी डिजाइन की बात है, दिस माइट बी वन ऑफ द टफेस्ट लुकिंग एसयूवीज इन द सेगमेंट। अब जहां इसकी एसयूवी दिखने में कोई कमी नहीं है, वहीं पे इसकी सिंप्लिसिटी आ जाती है बाकी सारे एलिमेंट्स में। शुरुआत करते हैं अपन इस चाबी के साथ। काफी सिंपल है, इसमें लॉक अनलॉक के बटन्स मिल जाते हैं, लेकिन गाड़ी में आपको पैसिव कीलेस एंट्री नहीं मिलती। इसका मतलब यह है कि आपको गाड़ी को इस चाबी से ही अनलॉक करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं इसके लाइटिंग सेटअप के ऊपर। ये जो टेल लैंप आप देख रहे हैं दिखता तो अच्छा है, लेकिन पूरा हैलोजन सेटअप है, इसके अंदर कोई भी एलईडी एलिमेंट नहीं दिया गया है। साइड में भी आप देखेंगे कि जो डोर हैंडल्स हैं ये काफी बेसिक बजट कार जैसे लगते हैं। फिर आते हैं ये 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स जो कि दिखने में काफी अच्छे हैं, लेकिन आपको पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, डिस्क ब्रेक्स नहीं। बात करते हैं इन हेडलैम्प सेटअप की। ये सिंपल हैलोजन यूनिट्स हैं, यहाँ पे भी आपको एलईडी नहीं मिलता, कोई प्रोजेक्टर यूनिट नहीं मिलता। नीचे की तरफ फॉग लैंप्स तो दिए गए हैं, बट अगेन ये भी एलईडी नहीं है, हैलोजन्स नहीं है। एंड फाइनली इसका डीआरएल सेटअप, ये भी बड़ा ही सिंपल एलईडी दिया गया है, कोई अच्छा वो जो स्ट्रिप आता है एलईडी का वो नहीं दिया गया है। तो जहां आपको इसके डिजाइन में वो बुशनेस देखने को मिलता है, वहीं पे इसके एलिमेंट्स में बड़ी सिंप्लिसिटी है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि गाड़ी आपको देखने में पसंद आती है या नहीं। अगर आप अपनी गाड़ी से थोड़ी फैंसीनेस चाहते हैं, थोड़ी लाउड चाहते हैं अपनी गाड़ी, तो शायद ये आपको पसंद नहीं आए। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ एक गाड़ी के बुच दिखने पे है और सिंपल होने पे है, तो फिर C3 एयरक्रॉस आपको इंप्रेस करेगी। सिट्रोन C3 एयरक्रॉस की एक खासियत है इसकी बूट स्पेस। अब ये गाड़ी आपको 5 सीटर और 5+2 सीटर अवतार में मिलती है। जो 5 सीटर है उसके अंदर आपको ये पूरी जगह एज अ बूट स्पेस फ्लैट मिल जाती है। वो जगह काफ़ी डीप है, तो एक के ऊपर एक सामान रखना हो, बड़ा लगेज रखना हो, बड़े सूटकेसेस रखने हो, वो सारा काम वहाँ पे बड़े आराम से हो जाता है। एक के ऊपर एक सामान भी आप रख सकते हैं, प्लस उसकी जो रियर पार्सल ट्रे है वो भी बड़ी सॉलिड है, तो उसके ऊपर भी आप छोटे बैग्स रख पाएंगे। ये जो है ये है इसका 5+2 सीटर। इसमें आप देख सकते हैं कि जब पीछे की 2 सीट हैं ऊपर, तो ज़्यादा जगह नहीं है, यहाँ पे छोटे डफल बैग्स या छोटे लैपटॉप बैग्स ही फिट आएंगे, लेकिन आप इन सीट्स को बड़े आराम से फोल्ड कर सकते हैं और अब आपके पास ढेर सारी बूट स्पेस मिल जाती है। अगेन यहाँ पे आपको बड़ा लगेज रखना हो, बड़े सूटकेसेस रखने हो, आराम से फिट आ जाएंगे। लेकिन हाँ, जब आप छोटे बैग्स यहाँ कोई रख रहे होंगे तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी कैविटीज़ और पॉकेट्स बन जाती हैं जिसके अंदर वो बैग जाके गिर सकता है। ध्यान से पैक करिए और यहाँ पे भी ढेर सारा सामान आ जाता है। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो बस सिंपली इन सीट्स को निकाल लीजिए। निकालना बड़ा ही सिंपल है, एक लीवर पुल करना है, ये सीट पूरी आपके हाथ में आ जाती है। दोनों सीट्स हटाने के बाद आपके पास खूब सारी जगह है वंस अगेन अपना सारा सामान रखने के लिए। बस मेरी एक ही उम्मीद है कि सिट्रोन अगर यहाँ पे कोई एक एक्सेसरी दे दे जो इन सीट के क्लिप्स के ऊपर बैठ जाए ताकि आपको चुभे नहीं, तो और भी बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा सामान ही मूव करना है, जैसे कि कोई नया टीवी या फिर वॉशिंग मशीन, तो फिर आप ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकते हैं। सेकंड रोज को फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑलमोस्ट फ्लैट बेड मिल जाता है, जहाँ पे काफ़ी सारा सामान आराम से स्लाइड हो सकता है, और ये चीज़ इस गाड़ी को बनाती है वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल कार्स इन द सेगमेंट। अब थर्ड रो की बात छेड़ी है, तो चलिए वहाँ पे चलकर उसका एक्सपीरियंस देख लेते हैं।
थर्ड रो का एक्सेस आसान है, आपको सिर्फ इस स्ट्रैप को पुल करना है और सीट टम्बल हो जाती है। अंदर जाना, इसकी हाइट थोड़ी कम है तो झुक के जाना पड़ता है, अदरवाइज यहाँ पे आपको खूब सारी जगह मिल जाती है। यहाँ पे बैठिए, आपको पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं एंड ऑनेस्टली स्पेस के लिए मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंचेस और मेरी नीज सामने वाली रो के टच नहीं हो रही हैं। हाँ ऑफकोर्स यार, ये 5 सीटर के फुटप्रिंट पे आपको एक 7 सीटर मिल रहा है, इस वजह से आप काफ़ी नीचे तो ज़रूर बैठे हैं। सीट्स उतनी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे बैठा जा सकता है। सीट के नीचे मैं पैर रख सकता हूँ, मेरी नीज जैसे मैंने बोला टच नहीं हुई हैं। हेडरूम ज़रूर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, कोई बड़ा झटका आया तो ज़रूर ऊपर जाके टच हो सकता है, बट अदरवाइज दिस सीट फॉर सिटी जर्नीज इज़ डेफिनेटली डूएबल। आपके फ्रेंड्स अगर साथ में हैं, कोई बच्चे अगर परिवार में हैं, तो वो यहाँ पे डेफिनेटली बैठ सकते हैं, और अगर बच्चे हैं यहाँ पे तो फिर लॉन्ग जर्नीज़ के लिए भी वो यहाँ पे कंफर्टेबल हो सकते हैं। उसकी एक और वजह है कि यहाँ पे फीचर्स ज़रूर दिए गए हैं। साइड में दोनों तरफ एक एक कप होल्डर या बॉटल होल्डर दिया गया है, और पीछे आपके पास 2 USB चार्जिंग सॉकेट्स भी हैं, तो कोई पीछे बैठा है तो वो भी अपना फ़ोन चार्ज कर पाएगा। और क्योंकि ये जो 7 सीटर वेरिएंट है, इसमें आपको ऊपर रूफ माउंटेड सेकेंड रो AC वेंट्स मिल जाते हैं, तो उनका एयर फ्लो इतना अच्छा है कि पीछे थर्ड रो वाले पैसेंजर्स को भी गर्मी नहीं लगेगी। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहाँ पे ओवरऑल विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती। जो क्वार्टर ग्लास है बहुत ही छोटा है, उतनी लाइट अंदर नहीं आती, और जो सीट्स हैं काफ़ी ऊंची हैं, तो आपका काफ़ी विजन इन सीट से ही ब्लॉक हो जाता है। इन दो चीज़ों को छोड़ के यहाँ पे डेफिनेटली कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 5 सीटर के फुटप्रिंट पे आपको 2 और एडिशनल सीट्स मिल रही हैं बूट में, उस हिसाब से यहाँ पे कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट ये जो स्पेस है यहाँ पे, वो कुछ 7 सीटर्स से भी आपको बेटर मिल जाती है। एंड सेफ्टी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोनों पैसेंजर्स को ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी दी गई है, और सिर्फ लेग रूम और नी रूम ही नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे शोल्डर रूम भी अच्छा है। तो मैं अगर थोड़ा सा साइड में होकर बैठ जाऊँ तो जो मेरे साइड में पैसेंजर है उसके लिए खूब सारी जगह है आराम से बैठने के लिए, और हमारे शोल्डर्स भी यहाँ पे रफ नहीं होने वाले। सेकेंड रो एक्सपीरियंस भी थर्ड रो की तरह ही सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मेरे पास खूब सारी जगह है अपना पैर लंबा करने के लिए, नी रूम की कोई कमी नहीं है, और इनफैक्ट हेड रूम भी यहाँ पे खूब सारा दिया गया है, तो यहाँ पे आप आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे। डिटेल में बात करें कंफर्ट की, तो ये सीट्स भी अच्छी हैं। ये जो सामने की तरफ थोड़ी जगह निकली हुई है, इसकी वजह से आपको अंडर थाई सपोर्ट अच्छा मिलता है। बैक रेस्ट का रिक्लाइन भी अच्छा है, तो आप आराम से यहाँ पे बैठ पाएंगे। प्लस ये जो कुशनिंग है ये थोड़ी फर्म है, तो इवन फॉर लॉन्ग जर्नीज ये सीट कंफर्टेबल रहेगी। अगर एक मेरी छोटी सी कंप्लेन है तो वो है इस सीट के सपोर्ट के बारे में। ये काफ़ी फ्लैट है, तो 3 जनों को बिठाने के लिए तो अच्छी है, लेकिन जब 2 ही जने यहाँ पे बैठते हैं फिर वो थोड़ा मूव करते हैं। और अगर आप यहाँ पे 2 ही जने बिठा रहे हैं तो डेफिनेटली कमी फील होती है एक सेंटर आर्मरेस्ट की। अब सेंटर आर्मरेस्ट आपको कोई बड़ा फीचर नहीं है जो यहाँ पे मिस हो सकता था। एक यहाँ पे अगर फोल्डिंग आर्मरेस्ट आ जाता विद कप होल्डर्स, तो डेफिनेटली वो इस एक्सपीरियंस में ऐड करता। अभी के लिए आपके पास सिर्फ 2 आर्मरेस्ट ही दिया गया है। मैं बाकी फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 USB चार्जर्स मिल जाते हैं, पीछे की तरफ एक बॉटल होल्डर दिया गया है, और ये एक पूरा फैन यूनिट यहाँ पे मिलता है जो कि यहाँ से हवा सक करता है और यहाँ से हवा फ्लो करता है। इसके ऑपरेशंस पीछे ही दिए गए हैं, लेकिन ये जो पूरा यूनिट है ये सिर्फ 7 सीटर वेरिएंट्स में ही आपको मिलता है, 5 सीटर वेरिएंट्स में नहीं मिलता। अगेन ये कमी भी हमें समझ नहीं आती कि क्योंकि इस गाड़ी में और कोई भी रियर AC वेंट्स नहीं है, तो 5 सीटर की कूलिंग में थोड़ा टाइम लगता है। ये वेंट ज़रूर 5 सीटर में भी आना ही चाहिए था। सेफ्टी का ध्यान रखते हुए दोनों साइड पैसेंजर्स के पास अपने एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। मिडिल पैसेंजर को वो नहीं मिलता, उसको एक छोटा हेडरेस्ट ही मिलता है। इनफैक्ट सीट बेल्ट भी सिर्फ साइड पैसेंजर्स के पास ही 3 पॉइंट है, बीच वाले के पास सिर्फ एक लैप बेल्ट है। और क्योंकि इस गाड़ी में इवन इन द टॉप वेरिएंट आपको सिर्फ 2 ही एयरबैग मिलते हैं, यहाँ पे कोई कर्टन एयरबैग भी नहीं आता। कैबिन एक्सपीरियंस के मामले में C3 एयरक्रॉस सरप्राइज नहीं करती। ये एक्सपीरियंस काफ़ी बेसिक रहता है, लेकिन सिट्रन ने सही जगह पे सही मटेरियल्स और क्वालिटी का इस्तेमाल ज़रूर किया है। बात शुरू करते हैं हम इन सीट्स के साथ। तो ये नीचे की तरफ से पूरी लेदराइट अपॉल्स्ट्री में है, ऊपर की तरफ से फैब्रिक है, तो हाथ लगाने में, छूने में, ये जो ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट दिया गया है, यहाँ पे हाथ रखने में ये प्रीमियम फील करती हैं। इनफैक्ट ये जो डोर पैड है इसके ऊपर भी लेदराइट लगाया गया है, सॉफ्ट टच, तो हाथ रखने में ये भी थोड़ा प्रीमियम फील होता है। स्टीयरिंग अगेन यहाँ पे लेदर रैप मिल जाता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस यहीं पे ख़त्म है। बाकी सारे पैनल्स प्लास्टिक के हैं। ग्लॉस ब्लैक पैनल अच्छा लगता है, लाइफ कितनी होती है इनकी, स्क्रैचेस जल्दी आ जाते हैं,
वो सब ओनरशिप में बाद में देखा जाएगा। इसके बाद ये जो फ्रंट का पैनल है ये बिल्कुल C3 के जैसा ही है, बट इसको थोड़ा अलग कलर में फिनिशिंग में दिया गया है। ओवरऑल ये एक्सपीरियंस C3 जैसा ही रहता है और यहाँ बैठने के बाद भी आपको वो एक बड़ी एसयूवी में बैठने वाला फील थोड़ा कम आता है, हैचबैक जैसा ही लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप थोड़ा ऊपर बैठते हैं, इस वजह से आसपास की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। विंड स्क्रीन से बाहर अच्छे से दिखता है, पीछे रियर की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, खिड़कियाँ काफ़ी बड़ी हैं तो साइड में देखना है, पीछे देखना है, वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर आपने थोड़ा नया गाड़ी चलाना सीखा है या फिर आपकी फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं तो ये चलाना आसान रहेगा। अगर किसी एक चीज़ में सिट्रन बड़ी अच्छी है तो वो है इसकी कैबिन प्रैक्टिकलिटी में। जहाँ पे भी आप देखो सामान रखने की जगह मिल जाती है। डोर पॉकेट्स अच्छे साइज़ के हैं, वहाँ पे 1 लीटर बॉटल्स आ जाती हैं चारों डोर पॉकेट्स में। उसके बाद भी सामान रखने के लिए जगह बचती है। ड्राइवर के पास मोबाइल रखने के लिए पूरी एक ट्रे दी गई है। बीच में एक डीप पॉकेट है जहाँ पे सारा सामान, आपका वॉलेट, चाबी आ सकता है। उसके पीछे 2 कप होल्डर्स हैं। गेयर शिफ्टर के पीछे भी आपको एक कबी होल मिल जाता है। ग्लव बॉक्स भी इसका अच्छे साइज़ का दिया है, लेकिन ये जो ऊपर जगह है ना, ये शो के लिए ज़्यादा है, सामान रखने के लिए इतनी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ छोटा सामान ही रख पाएंगे और वो भी इसकी सिल्वर फिनिश को ख़राब करेगा। तो यहाँ पे कुछ रखना अवॉइड करिएगा। इनफैक्ट ये कैबिन इतना स्पेशियस है कि वहाँ पे कुछ रखने की नौबत भी नहीं आने वाली। पीछे का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक बॉटल होल्डर मिलता है और थर्ड रो के लिए भी 2 बॉटल होल्डर्स मिलते हैं ईदर साइड पे। चार्जिंग ऑप्शंस की बात करें तो सामने आपके पास एक USB पोर्ट है और एक 12 वोल्ट सॉकेट। इसके अलावा आपको बीच में मिल जाते हैं 2 USB चार्जर्स और थर्ड रो में भी मिल जाते हैं 2 USB चार्जर्स। अगर यहाँ पे एक टाइप सी चार्जर आता तो डेफिनेटली बेहतर रहता। फाइनली बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स की। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि ये गाड़ी फीचर्स से आपका दिल जीतने की कोशिश नहीं कर रही है। तो जो कुछ भी बेसिक आपको एक गाड़ी से रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी यहाँ पे पूरी होती है। लेकिन अगर आपके कोई भी एस्पिरेशन है, कोई इच्छाएं हैं, तो वो डेफिनेटली ये गाड़ी पूरी नहीं करती। चलिए अगर देखें तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, जो कि इलेक्ट्रिकली फोल्ड नहीं होते, फोल्ड आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी क्लियरली दी गई है। इसमें काफ़ी सारे आपको लेआउट्स भी मिल जाते हैं, तो जिस तरीके का आपको मूड है, स्पोर्टी है, मिनिमलिस्टिक आपको चाहिए, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। ट्रिप A, ट्रिप B की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है और टायर प्रेशर वार्निंग भी यहाँ पे मिल जाती है। ये लो लाइन टायर प्रेशर है, मतलब यहाँ पे प्रेशर कम होने पे सिर्फ आपको एक वार्निंग मिलेगी, यहाँ पे उस प्रेशर का रीड आउट नहीं आएगा। अब आते हैं अपन इस टच स्क्रीन की तरफ। तो ये एक बड़ा 10.25 इंच का स्क्रीन है और इसका ऑपरेशन काफ़ी सिंपल रखा गया है, इस वजह से यूज़ करने में भी आसान है। हाईलाइट इसकी है कि इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आता है, जो कि इसके कंपटीशन में कुछ गाड़ियों में टॉप वेरिएंट्स में भी नहीं दिया जाता, व्हिच इज़ डेफिनेटली गुड। ये पैड आता है एक 6 स्पीकर साउंड सिस्टम के साथ, विच इज़ स्ट्रिक्टली ओके। अगर आप गाड़ी के शौकीन हैं तो शायद आपको स्पीकर्स अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़े। नीचे आपको इसके मैनुअल AC मिल जाता है, विच इज़ अगेन फंक्शनली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट रोज की कूलिंग भी अच्छी है, लेकिन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इज़ जस्ट ईजियर टू यूज़। और फाइनली यहाँ पे फिर आ जाते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड 1 टच डाउन फॉर ऑल 4 विंडोज़। अब जैसे मैंने आपको कहा कि गाड़ी चलाते हुए कोई कमी तो फील नहीं होती फीचर्स की, लेकिन इस सेगमेंट से जो हमें पहले उम्मीदें रहती हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल या फिर वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो डे नाइट IRVM या फिर एक सनरूफ, इनमें से कुछ भी इस गाड़ी में नहीं दिया गया है और इसी वजह से इस गाड़ी का एक सही लो कॉस्ट पे आना बहुत ज़रूरी बन जाता है। सेफ्टी की बात करना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना ही C3 का ना ही C3 एयरक्रॉस का क्रैश टेस्ट अब तक किया गया है। हाँ, फीचर्स की ज़रूर बात कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ABS विद EBD और स्टेबिलिटी प्रोग्राम ये सब कुछ तो मिल ही जाता है। इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पे 2 ही एयरबैग दिए गए हैं। अब इस सेगमेंट में यूजुअली हमने देखा है कि टॉप वेरिएंट्स में ज़रूर 6 एयरबैग्स आ जाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी मिस फील होती है। इनफैक्ट बहुत जल्द रेगुलेशंस आ ही जाएंगे कि हर गाड़ी में 6 एयरबैग्स होना ज़रूरी है, तो उन कुछ महीनों के लिए 2 एयरबैग्स ही देना सही नहीं लगता। C3 एयरक्रॉस के साथ आपको मिल जाता है एक 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन विद अ मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि एक 6 स्पीड है। अब यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं दिया गया है, ना ही कोई नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल शायद ना आए, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ज़रूर आएगा कुछ टाइम के बाद। अभी बात करते हैं हम इस सेटअप की। अब ये जो इंजन है ये टर्बोचार्ज तो ज़रूर है, लेकिन वो आपको दमदार परफॉर्मेंस देने के लिए नहीं, बल्कि एक ईजी और एफर्टलेस ड्राइव देने के लिए है। ये काम कैसे करता है?
अब जो लोअर आरपीएम्स हैं वहाँ पे आपको ढेर सारा टॉर्क मिल जाता है, तो जब भी आप थ्रॉटल पे जाते हैं आपको एक अच्छा एक्सीलरेशन मिलता है। इस वजह से सिटी में अगर आप कम्यूट कर रहे हैं, सेकंड या थर्ड गियर में है, तो ज़्यादा आपको गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस थ्रॉटल पे जाइए और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लग जाती है। और जब आप डाउन शिफ्ट करते हैं तब आपको अच्छी पावर मिलती है ओवरटेक्स के लिए और गैप्स में जाने के लिए, तो इसको सिटी में चलाना वाकई काफ़ी आसान हो जाता है। और ये कैरेक्टर ये गाड़ी हाईवे पे भी मेंटेन करती है, ये आराम से क्रूज़ करती है। फिफ्थ गियर में डाल दीजिए 100 के आसपास और आप आराम से चलते रहते हैं, और तब भी आपके पास एक्सीलरेशन रहता है जब आप थ्रॉटल पे जाते हैं किसी को ओवरटेक करने का। और लंबी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो बस इसको 6 गियर में डाल दीजिए और आपको वहाँ पे एफिशिएंसी भी अच्छी मिलने लग जाएगी। 6 गियर में भी आपके पास एक्सीलरेशन तो रहता है, लेकिन वो ओवरटेक के लिए काफ़ी नहीं होगा। लेकिन इस इंजन से मेरी एक शिकायत है, वो है कि ज़्यादा रिफाइंड नहीं है। भले ही गाड़ी आइडल पे हो या चल रही हो, इसकी आवाज़ कैबिन में आती रहती है और वाइब्रेशंस भी फील होते हैं। अब इस सेगमेंट में हमें काफ़ी रिफाइंड इंजन्स मिलते हैं, कुछ 3 सिलेंडर भी हैं, लेकिन उनकी रिफाइनमेंट भी इस इंजन से डेफिनेटली अच्छी है। तो अगर आपको इस गाड़ी से रिफाइनमेंट चाहिए ना, तो फिर आपको इसके ईवी वर्जन का वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, सिटन ने ये भी बोला है, एक्चुअली हिंट किया है, जैसे C3 का ईवी वर्जन आया था EC3, वैसे इस गाड़ी का ईवी वर्जन भी आने वाला है। अब वो कितनी टाइम में आएगा उसके लिए क्लैरिटी तो नहीं दी गई है, लेकिन आपको 1 साल से ज़्यादा तो वेट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप एक लो रनिंग कॉस्ट ऑप्शन ही ढूंढ रहे हैं इस गाड़ी के साथ, तो आपको डेफिनेटली उस इलेक्ट्रिक वर्जन का वेट करना चाहिए। बात करते हैं इस ट्रांसमिशन की। अब जिसके गियर शिफ्ट्स है ना, वो ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा एकदम स्लॉट होने वाले फील नहीं होते, वो थोड़ी रबरी फील होते हैं। तो सिटी में अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको बार बार शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो ये चीज़ थोड़ी फील होती है। हाँ, क्लच इसका ज़रूर लाइट है, ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन इन गियर शिफ्ट के साथ मिलके जो एक सिटी में जो एक पॉलिश ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है, वो काफ़ी हद तक आपको नहीं मिल पाता। और इसी वजह से इस गाड़ी में एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ज़रूरत और भी ज़्यादा फील होती है। अब जो इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आने वाला है वो कौन सा होगा, कोई AMT होगा या फिर कोई टॉर्क कन्वर्टर या CVT होगा, इस पे तो कोई क्लैरिटी अब तक नहीं मिली है। लेकिन हाँ, इस गाड़ी को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ज़रूरत ज़रूर फील होती है। सिट्रन की कोई भी गाड़ी हो, एक्सपेक्टेशन कंफर्ट से हमेशा ऊंचे रहते हैं, और इस गाड़ी के साथ उन्होंने डिलीवर किया है। ये जो सस्पेंशन है, ये मान लीजिए कि आप गड्ढों को, पॉटहोल्स को ऐसे अब्जॉर्व करता है जैसे ही गाड़ी उनके ऊपर से फ्लैट जा रही हो। जितना आप तेज़ जाते हैं इनफैक्ट, उतना ये गड्ढों को और अच्छे से अब्जॉर्व करने लगता है। ये सस्पेंशन क्वाइटली भी काम करता है, तो ऑल ओवर इसका राइड क्वालिटी एक्सपीरियंस वाकई लाजवाब है। भले ही आपको स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से जाना हो, टूटी फूटी सड़कों पे से जाना हो, इनफैक्ट इन्होंने एक ऑफ रोड कोर्स भी बना रखा था सिट्रन ने, जहां हम इस गाड़ी को लेके गए, वहां पे भी ये गाड़ी बड़े आराम से सारे ऑब्स्टिकल्स के ऊपर से निकल गई। और अच्छी बात यह है कि कैबिन के अंदर कोई भी झटका फील नहीं हुआ। तो सिट्रन ने अपना राइड क्वालिटी का मैजिक इस बार इस गाड़ी पे चलाया है। अब डेफिनेटली हम इसको और ज़्यादा रोड कंडीशन पे टेस्ट करना चाहेंगे। अभी हमको इतना ज़्यादा ड्राइव टाइम नहीं मिला है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशंस के हिसाब से इसका राइड कंफर्ट, भले ही वो फर्स्ट रो हो या सेकेंड रो, बेहतरीन है। C3 एयरक्रॉस एक ना थोड़ी स्पेशल गाड़ी है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि या तो ये आपके लिए बहुत सेंस बनाएगी या फिर बिल्कुल भी नहीं। ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल सेंस नहीं बनाएगी अगर आप अपनी एसयूवी से एक अपग्रेड खोज रहे हैं, भले ही वो हो फीचर्स के चक्कर में या फिर वो हो कैबिन एक्सपीरियंस के मामले में, तब ये गाड़ी आपको निराश कर सकती है। लेकिन आपके लिए गाड़ी बहुत सेंस बनाएगी इन 2 कंडीशंस में। पहली कंडीशन ये है कि आप कॉम्पैक्ट एसयूवीज के मिड वेरिएंट्स को टारगेट कर रहे हैं और फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। तब अगर आप इस गाड़ी की तरफ देखेंगे तो आपको इसका टॉप वेरिएंट मिल जाएगा, जिसमें 1-2 फीचर आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, प्लस ये गाड़ी ज़्यादा कंप्लीट लगती है क्योंकि बाहर से आपको इसमें अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, डुअल टोन पेंट ऑप्शन भी मिल जाएगा, और अंदर भी कोई ब्लैंक्स नहीं है, तो एक्सपीरियंस थोड़ा कंप्लीट फील होता है। दूसरा कंडीशन ये है कि गाड़ी आपके लिए एक वांट नहीं बल्कि एक नीड है। आपको एक बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है जिसमें स्पेस और प्रैक्टिकलिटी फीचर से काफ़ी ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे हैं, जिसमें आपको बूट स्पेस भी खूब सारी चाहिए और कभी कभी आप 7 जनों को बिठा के भी गाड़ी में जाने वाले हैं।
उस केस में ये गाड़ी बहुत सेंस बनाती है। लेकिन इन सारी कंडीशंस के लिए एक कंडीशन मीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसके सही प्राइस पे आना। हमारे हिसाब से अगर ये गाड़ी लगभग 9 से 9.5 लाख तक स्टार्ट हुई और मैक्सिमम 16 लाख रुपए तक इसका टॉप वेरिएंट गया, तभी ये सारी कंडीशंस इस गाड़ी के लिए वैलिड हैं। लेकिन जैसे जैसे 16 लाख से ऊपर अगर इसका प्राइस जाने लगा, तब इसके कॉम्प्रोमाइजेस ज़्यादा और सेंसिबिलिटी कम होने लग जाएगी।